Hello everyone, this is VK Ajwal. Good day to you. So I have to inform you that this is a study channel, so take all the advantage from this study channel, and VK Ajwal is struggling for your success, for your goals. So please like, share and subscribe the channel, and your one like can support and strengthen my hard work, and your one subscribe can fulfill my happiness that I'm struggling and my work pays off to me. Okay, so today our topic is living world in the light of Islamic thought. So we have to skip this because it's Islamic, so I'm not capable to teach this, and some specialized person should teach you this topic. So we are skipping this, and I have to tell you that yesterday we studied this topic, levels of biological organization. So we completed this page, this whole entire page, and this entire page, and I've cleared your all concepts, and if any concepts are remained in your mind, so you can comment me and I'll try to reply you. So here it is said that I make a video of 20 minutes, but that video was of 30 minutes, so I had to leave this paragraph, but these terms I have explained these terms in this paragraph. This is all same, but I'll again teach you this, that beyond living organisms are the border levels of organization के living organisms एक broader levels of organization है, ठीक है. तो group of very similar interbreeding organisms constitutes a species. Members of the same species living in close association in a given area are considered as population. तो जैसे सिमिलर इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो साथ रहते हैं, एक उनका पूरा ग्रुप अगर बना दिया जाए तो उनके ग्रुप को कहेंगे स्पीशीज़, ठीक है. और मेंबर्स, सेम स्पीशीज़ के बहुत सारे मेंबर्स लिए जाएं और वो साथ रहें, एक क्लोज एसोसिएशन में रहें, एक एरिया में रहें, ठीक है. तो उस पूरे एसोसिएशन को कहते हैं पॉपुलेशन. सो पॉपुलेशन डिफरेंट इंग्लिश में मैं पहले बता देती हूँ आपको. पॉपुलेशंस ऑफ सेवरल स्पीशीज़ living and interacting in the same area form a community. तो populations means के जो populations हैं different species की population साथ रहें एक area में, तो वो बनाती हैं community. means उनके grouping को कहते हैं community. और एक community अपने environment के साथ, जैसे कि उस environment में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, land, water and atmosphere, ये सब चीज़ें आती हैं, हवा, पानी, ज़मीन और हवा, लाइक वॉट एवर, सब चीज़ आती हैं. तो ये सब मिला के कम्युनिटी और इन्वायरमेंट को मिला के इकोसिस्टम बनता है. मीन्स आप लोग एक सिंपली ये ऐसे कह सकते हैं कि कम्युनिटी प्लस एनवायरनमेंट इज़ इक्वल टू इकोसिस्टम, ठीक है. तो फाइनली द एंटायर सरफेस रीजन ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोस्फीयर. जो पूरा अब अर्थ का सरफेस है, मैंने आपको उस दिन क्लियर किया था कि जो पूरा अर्थ का सरफेस है जहाँ जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, अब उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में भले नॉन लिविंग भी आ जाएं तो उनको भी काउंट करते हुए जो जितना भी पार्ट है उस पूरे पार्ट को एंटायर सरफेस रीजन को कहते हैं बायोस्फीयर. ओके, तो ये मैंने आपको जैसे बताया स्पीशीज़, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, इस पैराग्राफ, इन दोनों पैराग्राफ में से, तो यही सेम चीज़ें मैंने आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हैं. आई क्लियर अर्लियर, but I thought that I should also taught these two paragraphs too, because this is a book, and a book every line is important. Okay, so now our next topic is living world in space. Okay, so life arose in this world almost 2.5 billion years ago. जो ज़िंदगी है मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइफ किससे स्टार्ट होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से. जो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में जो आया था, वो मतलब ज़िंदगी जब शुरू हुई तो 2.5 बिलियन ईयर्स अगो, मीन्स 2.5 बिलियन ईयर्स अगो ज़िंदगी शुरू हुई है. इट हैज़ बीन पोस्टुलेटेड दैट द फर्स्ट लिविंग फॉर्म्स वर ऑफ सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. जो पहला जो लिविंग फॉर्म था, मीन्स जो पहला लिविंग फॉर्म था वो
सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था, मीन्स उसमें सिर्फ यूनिसेलुलर मीन्स एक ही सेल था। तो इस तरह से ये बहुत सिंपल एक चीज़ हो जाती है। जैसे हमें पता है कि हम ऑर्गेनिज़म्स जो हैं, जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जिसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, बट अगर हम अपने बारे में बात लें कि ह्यूमन बींग्स मैन, ओके, तो हम में कितने सेल्स होते हैं? हम एक अडल्ट में 60 ट्रिलियन सेल्स होता है, मीन्स एक नहीं होता, 60 ट्रिलियन सेल्स। सो इट मेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन अस, ठीक है। तो फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म था वो सिंपल यूनिसेलुलर था, और हम कैसे 60 ट्रिलियन, और जो न्यू बॉर्न बेबी भी पैदा होता है ना, वो भी उसमें भी 2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, 2 ट्रिलियन सेल्स। सो लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक विच इज लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। सो the consequence of gradual modifications in the genetic material of some or any of those living forms, न्यू टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर इवॉल्व, ठीक है। तो उसमें ग्रेजुअल मॉडिफिकेशंस आई कि मतलब ग्रेजुअल मीन्स के लेवल वाइज मॉडिफिकेशंस आई कि यूनिसेलुलर से 2 सेल, 2 से 3, 4 ऐसे करते मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बना। और आज हम उसकी एग्जांपल हैं, हम ह्यूमन बीइंग उसकी एग्जांपल हैं कि कैसे फर्स्ट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था, अब आके उसमें से एक मैन बन गया, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बन गया जिसमें 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, न्यू बॉर्न बेबी में भी 2 ट्रिलियन सेल्स हैं। सो ये सब चीज़ें होती हैं जेनेटिक मटेरियल के इवोल्यूशन से, मीन्स के ये चीज़ें जो इवॉल्व हुई उससे ही मॉडिफिकेशंस आई उस जेनेटिक मटेरियल में, उससे ही नए तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए। तो ये एक बेस प्रोवाइड करते हैं, दिस प्रोवाइडेड बेसिस फॉर द प्रेजेंट डे डाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स which exist in millions of species all around the world in each and every type of habitat. So ये कहना है कि ये जो चीज़ है ये एक जो आज की प्रेजेंट डाइवर्सिटी है कि मीन्स आज जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हमें नज़र आते हैं, जो नज़र आते हैं मतलब वो मल्टी सेलुलर की, ठीक है। तो जो आज की डाइवर्सिटी को शो कर रहे हैं कि पहले यूनिसेलुलर था, आज की जो ऑर्गेनिज्म है वो डाइवर्सिटी को शो कर रही है, एक एग्जाम्पल दे रही है उसकी। तो आगे बढ़ते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑकर एज फ्री लिविंग, बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फ्री लिविंग हैं, मज़े से घूमते झूमते रहते हैं। बट दोज हु फेल टू डू सो हैव डेवलप वेज ऑफ इंटरेक्टिव लाइफ, बट जो फ्री लिविंग नहीं होते उन्होंने एक इंटरेक्टिव लाइफ मतलब अपनी डेवलप कर ली है किसी और के साथ। मीन्स इंटरेक्टिव मीन्स कि सम organism with other organism live together is called an interactive life, okay। so interactive life कुछ उनकी association होती हैं कि जैसे यहाँ पे दिया गया जो मैंने आपको बताया, I explained you that example they live in some kind of association with other organisms, means कि एक organism दूसरे organism के साथ रहे interactive life में, तो उसे कहते हैं एसोसिएशन। सो उसमें जैसे सिम्बियोसिस आता है, सिम्बियोसिस की एग्जांपल्स, सिम्बियोसिस मीन्स के इंटरेक्टिव लाइफ, तो उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं कम्युनलिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड पैरासाइटिज्म। तो कम्युनलिज्म वो चीज़ है कि एक एसोसिएशन है जिसमें, जैसे मैं आपको पहले ये क्लियर कर देती हूँ कि होस्ट कौन है ये वो, तो जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है किसी के साथ रह रहा है, ठीक है, तो जिससे वो फ़ायदा ले रहा है वो उसका होस्ट होगा, ठीक है। मतलब जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ऑर्गेनिज्म हैं तो हम उनके होस्ट नहीं हैं, हमारे लाइसेस जो होते हैं हमारे जो बालों में रहते हैं हम उनके लिए होस्ट हैं। तो इसी तरह और हम अपने पेरेंट्स के लिए भी होस्ट हैं ओके, हमारे पेरेंट्स हमारे होस्ट हैं, ठीक है। हम उनसे बहुत फ़ायदा लेते हैं और उनको फ़ायदा कम देते हैं। हमें अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, वी शुड स्टडी हार्ड एंड वी शुड मेक देम प्राउड, वी शुड मेक देम स्माइल, ओके। आप उस स्माइल के लिए पढ़ो, उस ब्यूटीफुल स्माइल के लिए पढ़ो जो आपके पेरेंट्स के फेस पे आपको चाहिए, ओके। सो कंटिन्यूइंग, कम्युनलिज्म मीन्स के जो एक होस्ट हो, ठीक है, और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म हो वो फ़ायदा ले, उसको मतलब एक इंसान एक को फ़ायदा हो, वन गेट्स बेनिफिट बट अदर गेट्स neither benefit nor any harm, okay। so mutualism में ये होता है कि mutualism is the association in which one gets benefits and the other also gets benefits, means it's an equal association। and parasitism में ये होता है कि one get benefits but the other gets harm, so जो harm खाता है जो वो होता है host।
तो लिविंग वर्ल्ड इन टाइम ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा. अगर ना समझ आया हो तो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन योर माइंड सो यू कैन clear it by commenting on my video, so I'll try to clear your doubts. And next topic is living world and time. As stated earlier, the first living forms were simple unicellular organization. How did we come to know this? Another query comes to mind: how and when the present day organisms develop? Such questions can be solved through the study of fossils, which are the remains of ancient organisms that live in ancient times. Fortunately, fossils of most of the groups of organisms have been discovered. Age of the fossils can be determined by using number of techniques. Okay, through the techniques, it has been discovered that the fossils of different groups of organisms have different age, supporting the concept that different organisms arose in different geological times, as shown in the figure 1.2. okay, तो ये फिगर 1.2 है. तो मैं आपको पढ़ते पढ़ते मैंने आपको थोड़ा समझ आ गया होगा, और जितना ना समझ आया वो मैं समझा देती हूँ. इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे आपने पहले क्लियर किया, वैसे मैंने आपको पहले बताया कि द फर्स्ट लिविंग फॉर्म्स वर यूनिसेलुलर एंड सिंपल यूनिसेलुलर. ओके, सो हाउ डू वी नो कि वो सिंपल यूनिसेलुलर थे, ठीक है, और कैसे हमें पता चला. और दूसरी जो चीज़ जहन में आती है वो ये है कि जो आज के जो ऑर्गेनिज्म है, जो कि ह्यूमन बींग्स की, तो वो कैसे डेवलप है, कब और कैसे डेवलप है. तो ये क्वेश्चन सिर्फ स्टडी ऑफ फॉसिल्स से ही सॉल्व हो सकती है कि फॉसिल्स जो रिमेन्स होते हैं, मीन्स जो जिस डेथ होने के बाद जो चीज़ें रह जाती हैं इस दुनिया में, मीन्स जैसे कोई लोग फायर देते हैं, कोई लोग दफन करते हैं, तो दफनाते हैं बॉडी को, तो वो ये जो चीज़ें होती हैं उसके बाद जो चीज़ें रह जाती हैं वो उनकी रिमेन्स होती हैं. तो एंशिएंट टाइम में जो लोग रह रहे थे, एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स एंशिएंट टाइम में जो रह रहे थे, उनके रिमेन्स की स्टडी को फॉसिल्स कहते हैं. मीन्स उनको फॉसिल्स कहते हैं और उनकी स्टडी को स्टडी ऑफ फॉसिल्स कहते हैं. ठीक है, तो फॉर्चुनेटली बहुत सारे फॉसिल्स की डिस्कवरी हो चुकी है, और फॉसिल्स की एज बहुत सारी टेक्निक्स से पता चलती है, और जो टेक्निक्स इन टेक्निक्स से ये भी पता चला है कि जो डिफरेंट ग्रुप्स के फॉसिल्स हैं वो डिफरेंट एज में डेवलप हैं. मीन्स कि ऐसा नहीं है कि सब 2.5 बिलियन ईयर्स अगो ही इवॉल्व हैं, ऐसा नहीं है. कोई 2.5 बिलियन ईयर्स अगो आया होगा, कोई 1.5 बिलियन ईयर्स आएगा, कोई 60 बिलियन ईयर्स अगो, कोई 50, कोई 20, कोई 30, ऐसे डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम में उन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अरोज हैं, मीन्स के इवॉल्व हुए हैं. तो यहाँ पे ये टेबल बहुत अच्छा दिया गया है, पर इससे भी अच्छा आपको गूगल में मिल सकता है, क्योंकि ये टॉपिक ये चैप्टर थोड़ा सा ये जो फिगर है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. तो आप अगर आप ऐसे करें कि आप अगर यहाँ से मैं पढ़ा देती हूँ, पर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा कि फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन इन जियोलॉजिकल टाइम चार्ट, तो आपको आ जाएगा गूगल पे. तो यहाँ पे मैं समझाती हूँ कि जो इरा एंड पीरियड्स हैं, ये सब इरा एंड पीरियड्स हैं, ये ईयर्स हैं कि इतने ईयर्स पहले ये वाला इरा चल रहा था, इतने ईयर्स पहले ये वाला. तो 4 हमारे पास इरा हैं, और उनके नीचे जो लिखे हैं वो पीरियड्स हैं. तो जो फर्स्ट एंड जो प्रिमिटिव मतलब कि सबसे पहले जो था ना इरा, उसका नाम है प्रोटेरोजोइक इरा. जो सेकेंड इरा था वो पैलोजोइक इरा, जो थर्ड इरा था वो मीजोजोइक इरा, जो फोर्थ इरा है वो है सीनोजोइक इरा. तो अब इनके जो पीरियड्स पढ़ते हैं जो इनके नीचे लिखे हुए हैं, तो ये हैं, इसका तो 2000 मिलियन अगो आया था जो ये पैलोटेरोजोइक इरा है, ये 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहले की, मतलब इस इरा को 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहले बुलाया जाता था. ठीक है, तो ये पैलोजोइक इरा, ठीक है, उसमें जो आता है पर्मियन, ये 250 मिलियन ईयर्स अगो उसको कहते थे. नहीं, ऐसे पढ़ते हैं क्योंकि असेंडिंग में है ना, ऐसे. तो फिर आया कैम्ब्रियन 600 मिलियन ईयर्स अगो, ऑर्डोविसियन 500 मिलियन ईयर्स, सिल्यूरियन 440 मिलियन ईयर्स अगो, डिवोनियन 400 मिलियन ईयर्स अगो, कार्बोनिफेरस 350 मिलियन ईयर्स अगो, पर्मियन 270 मिलियन ईयर्स अगो. एंड उसके बाद जो पैलोजोइक इरा खत्म होता है, अब शुरू होता है मीसोजोइक इरा. ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आता है ट्रायसिक, मीन्स 225 मिलियन ईयर्स अगो. फिर आता है जुरासिक, जो 180 मिलियन ईयर्स अगो जुरासिक उस पीरियड को कहते थे.
फिर आता है क्रेटेशियस, उसको वो आता था 135 मिलियन ईयर्स अगो आया था। अब ये मेसोजोइक इरा भी खत्म हो गया, अब हमारे पास शुरू होता है सीनोजोइक इरा। अब उसमें है क्वाटरनरी और टर्शरी। तो जो टर्शरी और क्वाटरनरी ये थे, ये 70 मिलियन ईयर्स अगो मतलब ये इरा चल रहा था, ये इरा था। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे प्लांट्स का ये एक बड़ी सी लाइन लगा दी है, ठीक है, ये वाली। तो और यहाँ पे प्लांट्स का सेक्शन है, यहाँ पे एनिमल्स का। तो यहाँ पे बताया गया है, लेट मी फोकस इट फॉर यू। आई होप आपको सही नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये बताया गया कि एंजियोस्पर्म्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो ये कब आए थे? ये यहाँ से ऐसे देखेंगे, ये जुरासिक और ट्रायसिक के बीच में आए थे। और ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, ये आए थे पर्मियन और कार्बोनिफेरस के बीच में। ये जो फर्न्स हैं, जो कोल फॉर्मिंग एज जिसको कहा जाता है, या स्पोर बियरिंग ट्रीज फर्न्स को कहा जाता है, तो ये डिवोनियन और सिल्यूरियन के बीच में कह सकते हैं। और यहाँ ये जो हैं फंजाई, यानी ये जो फल्जाई, तो ये आए थे प्रोटेरोजोइरा, मीन्स ये फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है। तो उसके बाद आता है इनवर्टिब्रेट्स। जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये यहाँ देख रहे हैं आप 500 मिलियन ईयर्स अगो, 600 मिलियन ईयर्स अगो आए थे, जो बीच में है ऑर्डोविसियन और कैम्ब्रियन के। और फिशेस जो हैं, फिशेस भी यहाँ पे मतलब इसी तरह है, सिल्यूरियन और ऑर्डोविसियन के बीच में। और एम्फीबिया जो है, एम्फीबिया आप देखें यहाँ पे जो ना, जैसे इन्वर्टिब्रेट्स है उसको एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स भी कहते हैं, और ये जो फिशेज़ हैं इसको एज ऑफ फिशेज़ भी कहते हैं। अब एम्फीबिया की बात कर रहे हैं तो इसको एज ऑफ एम्फीबिया कहते हैं। तो एज ऑफ एम्फीबिया देखते हैं कहाँ है, इट्स लाइक डिवोनियन और सिल्यूरियन के बीच में है। और रेप्टाइल्स कहाँ है? रेप्टाइल्स को इट्स हियर पर्मियन और कार्बोनिफेरस के बीच में। और बर्ड्स तो बहुत ऊपर हैं, इट्स क्रेटेशियस और इसके बीच में, क्रेटेशियस जुरासिक मतलब इसी में है, मेसोजोइक इरा में है। और ये जो मैमल्स है, ये हैं हमारे पास यहाँ पे, मीन्स पैलोजोइक इरा में पर्मियन के बीच में, पर्मियन में ये इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिजम्स की ये एक ऐसा टेबल है कि हम थोड़ा मिनट के बीच में ऐसा बता सकते हैं कि ये ऐसा अंदाज़ा है। पर अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको टेबल के साइड में ऐसे लिखा होगा कि जैसे यहाँ पे 70 मिलियन, तो 70 मिलियन का यहाँ पे लिखा होगा ऑर्गेनिज्म का नाम, फिर यहाँ पे ऑर्गेनिज्म। तो वो जो टेबल